सामने मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहा है, तुम साले कुर्सी पे बैठे हो, डायलॉग तो हो गए ना, डायलॉग तो लिख दिया, तब सीन की शूटिंग चल रही है, अब आपका क्या काम है? चाय पियेंगे, कब सड़ाका करेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता था यार, इतना बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, पसीना बाहर आ रहा, बैठे हो। जैसे बात करें सर इलाहाबाद के बारे में और इलाहाबाद का एवोल्यूशन थ्रू योर फिल्म्स एज वी सी, कि 3 दफा हम देख रहे हैं, एक बार हासिल में, एक बार बुलेट राजा में, एक बार मतलब बुलेट राजा वाज नॉट एग्जैक्टली इलाहाबाद बट एक उसमें एक रेसिड्यूज दिख रहे थे हासिल के, कि वैसे चलती आ रही है कि शुरुआत में राजा मिश्रा को लोग भगा रहे हैं, शुरुआत में वहां पे रणविजय सिंह को लोग भगा रहे हैं, और मतलब एक तरह से एक लग रहा था कि यू काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट व्हाट हैज हैपेंड। और फिर हमने देखा मिलन टॉकीज में, जो कि मिलन टॉकीज मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट इज योर मोस्ट इंट्रोस्पेक्टिव फिल्म। तो इलाहाबाद का एवोल्यूशन आपने अपनी फिल्मों के थ्रू उसमें क्या चेंजेस देखे आपने, और आपको अपने क्राफ्ट में क्या चेंज लाना पड़ा उस शहर को एज अ कैरेक्टर जिंदा रखने के लिए? इलाहाबाद वो शहर नहीं रहा यार, जो शहर, जिस शहर ने सब कुछ दिया मुझको, मतलब 50% तो शहर ने दिया है, 50% घर वालों से मिला है सब कुछ। तो वैसा तो वो शहर बिल्कुल नहीं रहा, उसकी सब सिर्फ हम जो पुराने अवशेष रह गए हैं, वो बातें कर सकते हैं पुरानी और बस, और कुछ किताबें उताबें लिखी गई हैं इधर उधर पुराने टाइम की, बाकी वो तो शहर तहस नहस हो चुका है, वो शहर रहा ही नहीं है वो। लेकिन प्यार है इसलिए तो कभी भी मौका मिलता है कोई शूट करने का तो मैं पहुंच जाता हूँ, और कोई बात नहीं, और तो कुछ भी नहीं है वहां पे, शूट करने लायक भी नहीं रहा। क्योंकि वही हमने डिफरेंस देखा कि हासिल में जो है, हालांकि उस वक्त आप जैसे आपने बताया आपका प्रोसेस होता था, पहले एक वाइट शॉट लगवाते थे एंड वी यूज्ड द सिटी वाज वेरी ओपन इन दैट फिल्म यूज्ड, एंड वही हम मिलन टॉकीज देखते तो लेंसिंग और हर चीज में भी बड़ा कंस्ट्रेंट है, ऐसा लग रहा है कि यार लोकेशन इलाहाबाद में नहीं कंस्ट्रेंट। शूट हुई ना, अच्छा, वो हो ही नहीं इलाहाबाद में शूट? बिगिनिंग का सिर्फ टाइटल सीक्वेंस में जब बाइक से वो लोग दोस्त जा रहे हैं, वो है बस इलाहाबाद, बाकी तो सब मथुरा में शूट किया ऐसा क्यों सर? यार। हालांकि बहुत प्यार फॉर इलाहाबाद, लेकिन मुझको हासिल में बहुत प्रॉब्लम हुई थी इलाहाबाद में। और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझको लगा था मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबको अपने शहर लेके आया हूँ। और फिल्म में जैसे पता है पैसा वैसा लगता है, शूटिंग अगर एक आध, अगर छोटी बजट की भी बना रहे हो, शूटिंग एक आध दिन रुक गई तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं उस तलवार अटकी हुई थी जिस तरह से मैंने हासिल बनाई, मैं दोबारा उस एक्सपीरियंस को नहीं करना चाहता था कि चलो तो इलाहाबाद में एक आध दिन की शूटिंग में कर सकता हूँ, मैं लंबी 35-40 दिन उस शहर में नहीं कर सकता, वो शहर बड़ा वॉलेटाइल हो गया अभी तो। चरस का आइडिया आपको एक मैगजीन से मिला था, एंड हाउ डिड द कास्टिंग एंड एवरीथिंग, हाउ डिड दैट फिल्म हैपन? वो आउटलुक में मैंने पढ़ा था एक, कि वो जो चरस के बारे में अगर थोड़ा बहुत ज्ञान हो आप लोगों को, तो होगा ही कई लोगों को, तो वो मलाना क्रीम आती है बेस्ट चरस, वो जो एरिया है कसौल और उस वाला एरिया, वहां के बारे में था वो आर्टिकल, वो बड़ा कि बहुत सारे, एक एसोसिएशन है पेरेंट्स की यूरोप में, जिनके बच्चे उस पार्वती वैली में कहीं खो चुके हैं, वापस नहीं आए आज तक, और वो एसोसिएशन साल में 1.5 साल में एक सर्च ऑपरेशन कराती है कहीं मिल जाए, तब तक तो कराती थी उस टाइम। लेकिन वो एक्चुअली में दोज आर द मिसिंग पीपल हु डोंट वांट टू बी फाउंड, वो मस्त हो चुके हैं वहां पे, वो उनका वीजा खत्म हो चुका है, सालों साल हो चुके हैं, और वहां पे नेचर ने सब कुछ दिया हुआ है, कहीं चले जाओ सेब के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं, आपको कोई कुछ खिला देगा तो आप खा लोगे, आप सर्वाइव कर सकते हो, और फिर ऊपर से ये कैनबिस और ये है, और फ्रीडम का एक सेंस है, कौन वापस आ जाना चाहेगा? तो वो उस बारे में वो आर्टिकल था। और अपोकलिप्स नाउ में जो ब्रांडो का कैरेक्टर है, वो बहुत फैसिनेट करता है मुझे, तो मुझको सडनली वो भी स्ट्राइक किया, तो मुझको लगा कि एक ऐसा बंदा जो कि खो चुका है वहां पे, और उसको ढूंढने, उस पे क्राइम थ्रिलर यहाँ सेट किया जाए। तो पहले मैं गया लोकेशन, पहले जगह देखी, मैं गया अपने असिस्टेंट के साथ, मैंने हफ्ता 10 दिन वहां बिताया, स्क्रिप्ट नहीं थी कोई, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी माहौल को समझ करके, एंड मुझको पर्सनली, मुझे वो फिल्म बहुत सेटिस्फाइंग लगती है, मुझको लगता है आप बहुत अपने टाइम से पहले आ गई, आज कभी रिलीज सर हो। बहुत बहुत अंडररेटेड फिल्म है भी वो, अक्सर हासिल पान सिंह तोमर के बीच में शागिर्द और चरस की सैंडविच हो जाती है लोग जब बात करते हैं उस बारे में। तो शागिर्द
सर शागिर्द से आपने एक तरह से बहुत टाइम बाद आपने फिल्म बनाई, और शागिर्द आई थिंक साइबी और गैंगस्टर के पहले आई थी। हाँ, तो वो फिल्म के साथ आपने मतलब वापस आने का कैसे डिसाइड किया, और उस बीच का पीरियड कैसा था? 7 years मेरी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई। वो बहुत ही अजीब टाइम था, पिक्चर स्टार्ट होती थी और रुक जाती थी, और जिस दिन चला शुरू हुई रिलीज हुई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने अपनी तीसरी पिक्चर की शूटिंग शुरू कर दी थी। उसका नाम था किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर। किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर। हाँ, इरफान के साथ 2004 में। और उसकी हमने हफ्ता भर शूटिंग भी की मुंबई में। फिर वो प्रोड्यूसर साहब ने वो जो पैसा था किसी और पिक्चर में लगा दिया कि हम करते करते हैं, वो पिक्चर का भी कुछ नहीं हुआ। ये पिक्चर तब से रुकी गई, कुछ नहीं हुआ इस फिल्म का। मैं और इरफान सोचते रहते कि यार कभी करेंगे। तो वो फिर उसके बाद 2005 में जैसे ये किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर का फियास्को हुआ, मतलब वन आफ्टर द अदर आई वाज फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। मैंने मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मुझको 1857 हिस्ट्री का एक बहुत ही मेरा फेवरेट, और मैं फेवरेट क्या कहूँगा, हिस्ट्री तो है ही अच्छी, दिलचस्पी बहुत है मेरी उस पीरियड में। तो 2007 में वो हो रहा था, उसका एक बनाया जा रहा था, इंडिया में डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने 1857 का। तो मैंने कहा यार उस पर फिल्म करते हैं, और मेरा तो मैंने फिल्म लिखी। एक प्रोड्यूसर भी मिले दिल्ली के, मैं बहुत सोचता नहीं था, मुझको पिक्चर बनानी होती थी, मैं ज़्यादा प्रोड्यूसर पे हो नहीं जाता था कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बेवकूफ़ी थी, लेकिन वो ओवर एंथुजियाज्म वाली बात। तो अब इतनी प्रेस्टिजियस मैंने लिख दी पिक्चर, सनी देओल ने हाँ भी बोल दी, तब समीरा रेड्डी भी ठीक ठाक थी, अब ये बड़ी पिक्चर थी बहुत। उस वक्त 2005 में कुछ 20-20 करोड़ काफी मायने रखता था। तो और इरफान, सब कुछ हम बन गए, कॉस्ट्यूम बन गए, लंदन से कास्टिंग हो गई, सेट बन गया भोर में। एट दैट टाइम 350 की यूनिट, हाथी घोड़े सब, मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म इंडस्ट्री की चालू हुई। जोधा अकबर तब तक नहीं आई थी, और शूटिंग चालू की, मुझको लग रहा था कुछ गड़बड़ है, पैसे नहीं पहुंच रहे हैं, सारा जनरेटर मेकअप मैन में डीजल नहीं पहुंच रहा है, ये क्या हो रहा है। किसी तरह 2 दिन 3 दिन शूटिंग की, पैकअप हो गया। पता लगा प्रोड्यूसर वो एक्सपेक्टिंग सम मनी, एंड दैट मनी डिडंट कम एंड ही स्टॉप द शूटिंग। 1.5 साल की मेहनत, और मैं वो भी छोटा एक चंक कर रहा था। मैंने कहा था सब लोग रवा हो जाएंगे, सनी वनी सब पहुंच गए थे टाइम पे, लंदन से एक्टर्स आ गए थे। दैट फिल्म गॉट स्टॉप्ड। फिर इवेंचुअली फिर शागिर्द स्टार्ट हुई थी। एक क्रिएटिविटी जो होती है वो मतलब कई बारी डिसइल्यूजनमेंट में वो लगता है अरे क्या लिख दूंगा इतना ऐसा ग्रेट जो बन जाएगी, कुछ बन तो रहा है नहीं उस वक्त। हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दैट नेगेटिविटी? Today in retrospect I may be able to tell you, answer this question, but at that time I was just I can say ride the tide. Why fight the tide? There's no point in fighting the tide, just ride it. I was riding the tide. मेरे सामने सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि घर में सब to put food on the table. फिर बाद में 2010 11 12 से जो अभी तक चल रही है, तो उस दौरान की जो राइटिंग आप कर रहे थे, तो क्या उनमें से कोई फिल्म आपने आगे जाके बनाई फिर? मिलन टॉकीज, मतलब मिलन टॉकीज मैंने लिखी थी जब पान सिंह तोमर की शूटिंग कर रहा था। तो प्रॉब्ली मैंने काफी लेट, मतलब वो टाइम निकल गया था मिलन टॉकीज का। मिलन टॉकीज थोड़ी, मुझे लगता है जिस तरह की सोसाइटी हो गई है, जिस तरह का फिल्में चल रही हैं, लोगों का जायका बदल गया है। वो थोड़ी पुरानी कहानी सी, लेकिन मुझे इतना उस पर भरोसा था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी स्क्रिप्ट, जब भी सुनाता था सबको अच्छी लगती थी, पर उसको भी बनने में बहुत टाइम लगा। बिल्कुल, हम उस वक्त सुनते थे कि अच्छा अगली फिल्म आपकी वही आ रही है, और हमेशा न्यूज में वो फिल्म रहती थी। अभी जब आप उस फिल्म को देखते हैं तो आपको मतलब आर यू क्रिएटिवली सेटिस्फाइड विद दैट फिल्म? आई थिंक विजुअली इट कुड हैव बीन अ बेटर फिल्म। वो डिसीजन मेरा कि मथुरा में शूटिंग करूंगा, इलाहाबाद से डरना, वो रॉन्ग थे। पान सिंह तोमर इस तरह की फिल्म बनाने के बाद कैमरामैन भी जो आते हैं उनको लगता है कि ये इसका टेस्ट है। इधर मैं लव स्टोरी बना रहा हूँ, उसका एक विजुअल, उसका कम्युनिकेशन थोड़ा अलग होगा। मैं नहीं कहता हूँ ग्लैमर चाहिए, बट एक रियल, एक अट्रैक्टिव रियलिटी भी तो होती है ना। अट्रैक्टिव रियलिटी की सर आपने बात करी, वो बहुत आपकी फिल्मों में बड़ी डिस्टिंक्ट है, वो आपकी वॉइस में आती है एक अट्रैक्टिव रियलिटी की।
हम फिल्मी पना तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम साथ में एक रियलिज्म भी देख रहे हैं। या तो दो श्रेणी के हैं कि या तो अगर सपोज अनुराग सर कभी बना रहे हैं तो वो नॉन एक्टर्स को या अननोन एक्टर्स को, लेकिन आपकी फिल्म में इधर जिमी शेरगिल हैं, रणदीप हुड्डा भी हैं, और वो सब होने के बावजूद वो लैंग्वेज का इवन हर चीज में एक फ्लेवर आ रहा है, और वो कहीं से भी नकली नहीं लग रहा, वो लग रहा है ग्राउंडेड है। ये एक क्राफ्ट है जो आपने कल्टीवेट किया है, या आपका मतलब वो किस तरह से आप अचीव करते हो अट्रैक्टिव रियलिटी? वही है ना यार कि आपने जब शुरू करते हैं काम तो आपकी अलमारी भरी रहती है अपने कपड़ों से, पर आप नए कपड़े नहीं बनाते, वहीं धोखा हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो कपड़े खाली हो जाते हैं या छोटे पड़ जाते हैं। अलमारी भरी रहे, उसकी कोशिश करते रहे बस। सर लेकिन अलमारी तो वो है ना जो आपने जिंदगी में जो भी आपने इकट्ठा किया, लेकिन उसके साथ एक है कि इसके एक बैलेंस बनाना, कि वो बोलेंगे यही कि अब तो हो ही गई गड़बड़, अब तुम ना मंत्र फूक के मार दो साले। अब ये वो बोलेंगे डायलॉग में, लेकिन एक जो है कि एटीट्यूड भी है उसमें, उसमें साथ में एक लार्जर देन लाइफ एस्पेक्ट भी है, बट वो नकली नहीं लग रहा है। या तो लोग आर्ट फुल ऑन उसमें चले जाते हैं कि ये बिल्कुल ही आर्टिस्टिक फिल्म है, ये स्लो होगी, इस तरह की होगी, या तो लोग बिल्कुल कलरफुल चले जाते हैं। ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? ये प्रॉब्ली बिकॉज मैंने दो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शेखर कपूर और मणिरत्नम। मणिरत्नम के साथ भी मैं उसको काम की, दिल से मैं स्क्रिप्टिंग से लेकर के पिक्चर की डबिंग तक था। डबिंग भी मैंने कराई बिकॉज ऑफ लैंग्वेज की दिक्कत थी, तो चेन्नई में मैंने डबिंग तक कराई। तो ऑलमोस्ट आया, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं राइटर हूँ तो कुर्सी में बैठा रहूंगा जब शूटिंग चल रही है, वो होता नहीं था अपने से। सामने मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहा है, तुम साले कुर्सी पे बैठे हो। तो मैं मणि सर को असिस्ट करने लगा, जो असिस्टेंट का काम काम होता है। डायलॉग तो हो गए ना, डायलॉग तो लिख दिया, तब सीन की शूटिंग चल रही है, अब आपका क्या काम है? चाय पियेंगे, कब सड़ाका करेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता था यार। इतना बड़ा डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, पसीना बाहर आ रहा, बैठे हो। तो मैं उनको असिस्ट भी करने लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं शेखर जी और मणि सर दोनों के से मैंने काम सीखा। इन दोनों की पिक्चर में यही बात है कि आर्टिस्टिकली एस्थेटिकली बहुत करेक्ट हैं ये लोग, अच्छा एस्थेटिक्स है इनका। और थोड़ा फिल्म सिनेमा, मतलब जो एक आप बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं कमर्शियल या थोड़ा सा मासी, उन दोनों का मिक्स है। आप हासिल में भी देखो, दोनों का मिक्स है ना, उसमें गाने हैं, कव्वाली है, सब कुछ है, एक्शन है, बट थोड़ा एक रियलिज्म है, एस्थेटिक्स करेक्ट है। वही आप मामला सिर्फ एस्थेटिक्स का ही होता है यार। पर सर जैसे कुछ लोग, जो हम भी होते हैं या कोई भी बनाने की कोशिश करता है, एक दिक्कत आ जाती है, जैसे कहते हैं कि ग्रामर में रहो, अपनी जो फिल्म का वर्ल्ड जो आपने क्रिएट किया है उस ग्रामर को कभी तोड़ो नहीं, क्योंकि फिर वो दिख जाती है गलती। इसमें फिर लगता है यार ये तो इस तरह की फिल्म है, इसमें ये गाना कहाँ से आ जाएगा अचानक से, और उस मामले में बड़ा फ्री फ्लोइंग रहती है आपकी फिल्में। और वो मैं उसी चीज को अगर आपको किसी को बताना हो जिसे ये चीज का सेंस नहीं हो, तो आपको किस तरह से बताएंगे कि ये देखो ये ऐसे होता ये बताऊंगा क्यों मैं किसी को? है? मतलब आप ही करेंगे मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये, जब डायरेक्ट करते हैं तो वो आपकी फिल्म होती है। हमारे देश में प्रॉब्लम है कि अक्षय की पिक्चर या सलमान की पिक्चर बोलते हैं, वो डायरेक्टर की पिक्चर होती है यार। डायरेक्टर ही सब कुछ होता है। फिल्म को, फिल्म जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है 200%। सही बात। थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम, ये डायरेक्टर का मीडियम है। तो मैं जो बोलूंगा वही होगा, मुझे बताने की क्या जरूरत है? वो मेरा एस्थेटिक्स है, मुझे ये वाला ड्रग पसंद नहीं है, मुझे वो वाला ड्रग पसंद है, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। वो एक आपकी अपब्रिंगिंग, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या देखा है, आपने जिंदगी में क्या अप्रिशिएट किया है, कि वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसी से आप अपना टेस्ट जिसको बोलते हैं, कई लोग आर नॉट बॉर्न इन अ वेरी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, बट दे इवॉल्व, इवॉल्व करके अपने आप को क्रिएट करते हैं। आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट वो करते हैं, तो अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, उसका सेंस कई लोग बॉर्न विद इट। तो हम में थोड़ा बॉर्न था और थोड़ा हमने कल्टिवेट किया। मिलन टॉकीज के बारे में मैं खासी बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो उसमें मुझे ये चीज दिखती है कि जैसा आपने कहा, उसमें एक तो आपने उसको इलाहाबाद 2010 में सेट किया, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि उसमें वही सिनेमा से प्यार, प्रोजेक्शन रूम था। प्रोजेक्टर चला गया ना उसके बाद, सब डिजिटल डब्बा बैठे, प्रोजेक्टर तो कहाँ है अभी, तो मुझको प्रोजेक्टर दिखाना था।
उसके लिए आपने 2010 किया उसको। हाँ। ऑल्सो उस फिल्म में एक बड़ी वो बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव मुझे इस वे में लगती है कि तो जैसे अन्नी है इलाहाबाद में फिल्में बना रहा है और उसके बाद वो बॉम्बे में जाता है जब, तो वो एक फिल्म बनाता है साबित, जो हम जैसे भक्तों ने समझी कि अच्छा सर शायद हासिल के बारे में बात कर रहे हैं कहीं तो, और हासिल के बारे में भी आपने जहाँ पे भी बात की है कहा कि ये सब मेरे साथ मतलब बहुत ही ज्यादा आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मिलन टॉकीज में एक और कैरेक्टर है जो आपने खुद प्ले किया कि एक ऐसा आदमी जो एक पास्ट में अपने उसमें जी रहा है, तो वो फिल्म आपकी रिफ्लेक्शन है एक तरह से अपने पास्ट पे, या कैसे, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को? नहीं, कुछ हद तक है, इट्स 50% जो फिर अपना पर्सनल है उसमें। बट मिलन टॉकीज की अब शुरुआत ऐसे भी थी। स्टार मेकर देखी तुमने पिक्चर? इटालियन डायरेक्टर स्टार है, मेकर? इटालियन फिल्म है। तो उसमें उसमें ये है कि पीरियड पिक्चर है कि एक आदमी जो है एक वैन चला रहा है, वैन में उसने कैमरा लगा रखा, पूरी इटली में घूम रहा है गांव गांव में, और कह रहा है कि मैं मेट्रो गोल्डन मेयर के लिए ऑडिशन ले रहा हूँ पिक्चर के, और इतना सबसे कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा, और कुछ नहीं होता अंदर, कोई रील नहीं होती, कुछ नहीं होती, एम्प्टी होता कैमरा, और सबसे पैसे, और उसमें उसके ही फॉल्स इन लव विद द गर्ल, और ऐसे करके बड़ी बढ़िया पिक्चर। तो मुझको वो पिक्चर इसलिए सिनेमा को लेकर के एक लव स्टोरी, वहां से आइडिया आया। और फिर मिलन टॉकी, बाकी तो उस पिक्चर से कोई कहानी से कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत सेल्फ, यस यू राइट। अब उसके बाद पान सिंह तोमर, उसमें हम ना हासिल का अंश देखते हैं ना हासिल या पान सिंह तोमर के बाद का, मतलब वो एक बीच में कहीं पर है जहाँ पे वो फिल्म में एज अ डायरेक्टर आपने ऐसा अपने आप को किस तरीके से चैनलाइज की थी कि ये इस तरह से ही बननी चाहिए, आपके चॉइसेस क्या थे उसमें? पे मैं स्क्रिप्ट पे नहीं जाऊंगा, जी। स्क्रिप्ट तो एक बहुत ज्यादा, 80% इज रिसर्च, 20% ऑफ इट इज फिक्शन। उस जिस जो विजुअल अपील है पान सिंह तोमर की, जो लोगों का ये क्या चंबल और ये सब, वो बाय डिफॉल्ट हुआ। वो रिसेशन आ गया था ना 2010 में, है ना, तो पूरी दुनिया में आया था। तब पान सिंह तोमर का बजट कुछ और था, और आया उनका बजट कम, इतने में बनानी बनाओ। इरफान का भी फी आधी कर दी, बट इरफान वांटेड टू डू, और मैं भी करना था, हमने कहा कर लेंगे इसमें। पहले ये था कि मैं उसका जो डेकोरेटिव पोर्शन है उसको मैं प्रॉपर 35 mm पे शूट करूंगा, और बहुत ही सर्जियो लियोने, वेरी स्टैटिक, वाइड एंड क्लोज एक फील रहेगी। और उसका जो स्पोर्टिंग पोर्शन है उसको मैं 16 mm पे बहुत हैंडल करूंगा। एक स्टार्क दो लाइफ के एक स्टाइल में फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे बजट कट गया, I could not afford a 35 mm camera. The entire film was shot on 16 mm. तो वो बाय डिफॉल्ट उसका एक विजुअल अपील बन गई, एक फ्री मुझे फ्लोइंग। उसको बहुत 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 उस तो वो वजह से स्टैंड। जमाई इसीलिए बड़ी ऑर्गेनिक सी पिक्चर लगती है, तो बहुत जमाई भी। जैसे वो मैं राइटिंग के बारे में बोल रहा था ना, वैसे अगर मैं एकदम वाइड एंड क्लोज बहुत ही टक शॉट लगाता तो बहुत बनाई हुई पिक्चर लगती। तो पान सिंह तोमर इज एक्चुअली वेरी स्टाइललेस फिल्म, दैट और इज व्हाई। उसके साथ साथ विजुअली बहुत खूबसूरत है, ये चीज कैसे होती है वो कि उसको? चंबल का यार, वो चंबल की खूबसूरती है यार, वो इलाका इतना सुंदर है, इतना मुझे पसंद है वो। और वो तो बैंडेड क्वींस से मेरा एक्सपीरियंस था वो, उस इलाके का, वो तो मैं तब जब था तो मैंने खूब घूमा हुआ है मुझे तो। वो नदी इतनी सुंदर नदी है वो चंबल नदी, में क्या बताऊं। और अभी भी इट इज द क्लीनेस्ट रिवर इन इंडिया। आप ऐसे देखो, आपको थला नीचे नजर आता है उसका। उसका मैं तो खूब उस वक्त आपने स्पेस पे छोड़ दिया अपना कि स्पेस विल काइंड ऑफ ब्रिंग इट्स वर्ल्ड इनसाइड द फिल्म? yeah, and that open space was necessary because especially decorative is freedom. It is, you are rebelling यार, you are against the system. आप एक फ्रीडम चाहिए आपको, तो इसलिए चंबल बहुत अच्छा लगता है। इस इमोशन को, इस थॉट को वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस और कम्युनिकेट करता है वो ज्योग्राफी। उसके बाद जैसे साहिब बीवी और गैंगस्टर जो आगे जाके 3 पार्ट्स में बनी, तो साहिब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स तक फर्स्ट फिल्म का एक हल्का वो लग रहा था कि अच्छा वर्ल्ड वैसा है और वो कंसिस्टेंसी भी वैसी है। साहिब और गैंगस्टर 3 के बारे में बात करें, वहां पर आप मतलब आपको आप आज उसको देखते हैं तो आपको कैसा फील लगती है? पूरी तरह चूक गया मैं, वो मेरी सबसे खराब फिल्म है। आई हेट दैट फिल्म। मतलब मैं सब अपनी किसी पिक्चर को नहीं बोलता कि खराब पिक्चर है, बट दैट फिल्म आई रिग्रेट, इट्स अ बिग फेलियर एज एन आर्टिस्ट।
कास्टिंग वाज रॉन्ग, और उसने ही सब कुछ, एवरीथिंग वाज मूविंग अराउंड दैट. इट इज नॉट संजय दत्त's fault, it is my fault. उनको कास्ट करने से जो बहुत बड़े स्टार है वो कास्ट करके आपके सारे कॉम्बिनेशंस हिल जाते हैं ना. और वो बैलेंस ही कहाँ जिमी शेरगिल, कहाँ संजय दत्त. जैसे शोले बनती धर्मेंद्र और विनोद मेहरा जैसे अमिताभ बच्चन जगह कैसे होता लगता है. सही I like विनोद मेहरा, I love विनोद मेहरा, मुझे बड़े पसंद थे. बिल्कुल बिल्कुल. कैचर की एक का डिफरेंस है ना. जिमी इज अ ग्रेट एक्टर, इज अ सुपर्ब एक्टर, बट उस एरा का नहीं है. संजय दत्त कब से है. और यू नो एक और पिक्चर का नाम है जब साहिब भी गैंगस्टर, यानी कि इक्वल, तीनों की एक इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वालिटी नहीं थी. एंड फिर हमने उस ओरिजिनल लोकेशन में शूटिंग भी नहीं की जहां हमने पार्ट 1 पार्ट 2 की थी. होटल राजस्थान के वो लग रहे थे होटल, घर नहीं लग रहे थे. टू मेनी स्टूपिड थिंग्स व्हिच आई डिड. वैसे जिस साल 27 जुलाई 2018 को साइबी और गैंगस्टर 3 रिलीज हुई थी, ठीक उसके एक साल पहले 27 जुलाई 2017 को रिलीज हुई थी राग देश, जो कि अभी भी सर हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है सर, कहाँ देखने को मिल सकती है फिल्म. वो मेरे लिए पता नहीं क्या है. मैं अभी भी उसके पैसे भर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने राज्यसभा टेलीविजन के लिए बनाई थी ये. गवर्नमेंट चेंज हो गई, राज्यसभा कम्स अंडर द वाइस प्रेसिडेंट. पहले हामिद अंसारी साहब थे, अभी वेंकैया नायडू साहब हैं. डिफरेंट पार्टीज है. उन्होंने पूरी राज्यसभा टीवी की वर्किंग पे कुछ वो स्क्रूटनी बैठा दी. मेरे पैसे नहीं मिले, आज तक नहीं मिले बहुत उसमें. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को चली जाए, तो क्योंकि सब platforms are interested in period pieces, some are not. We don't want a period film. तो वो सब उसी में जद्दोजहद चल रही है. वो बहुत तो वो शो भी है. It's not only a film. Actually मैंने एक साथ शूट किया था, 6 एपिसोड का, 45 मिनट का एक एपिसोड, 6 एपिसोड्स. We shot it together, फिर उसका फिल्म कट निकाला था. क्योंकि हमें राकेश रंजन सर हमारे साउंड फैकल्टी हैं, उन्होंने हमें साउंड डिजाइन की क्लास में उसका एक छोटा सा वॉर सीक्वेंस दिखाया था. और वो हम लोग क्योंकि सिर्फ स्पेकुलेट करते थे यार राग देश ऐसी होगी ट्रेलर देख देख के, और हम लोग बैठ के जब वो सीक्वेंस देखा हमें लगा यार ये कुछ और ही है. ये पान सिंह तोमर के बाद लाइक जैसे पान सिंह तोमर थी एक बहुत ही अलग तरह की, ये भी अपने आप में एक फ्लो कर रही थी. वो फिल्म बनाने के सर बारे में, क्योंकि आप यू आर अ हिस्ट्री स्टूडेंट, व्हाट ऑल वेंट इनटू दैट फिल्म? लॉट ऑफ इट. आई वाज ऑफर्ड बाय राज्यसभा कि आप या तो सरदार पटेल पे एक फिल्म बनाएं या पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, जो उनके इंडियन नेशनल आर्मी के रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे उसके बनाए. सरदार पटेल पे ऑलरेडी फिल्म बन चुकी थी केतन मेहता साहब ने. वो मेरी जिंदगी की पहली पिक्चर थी. एज एन फर्स्ट फिल्म व्हिच आई डिड एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो सरदार पटेल. तो आई चोज दिस वन. और इसकी बहुत बहुत काम, मतलब 1.5 साल तो उसकी रिसर्च, पूरी टीम तैयार की हमने. 5-6 लोग थे हम लोग. सारी किताबें एक आदमी पढ़ नहीं सकता, सब लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं. तो रागदेश इज 100% रिसर्च फिल्म, नो फिक्शन. उसमें सिर्फ एक जर्नलिस्ट है जो कि चाहिए था पिक्चर को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो फिक्शन विजय वर्मा ने किया वो रोल. उसको छोड़ के एवरीथिंग इज, जो भी बोला जा रहा है, जो भी सीन हो रहा है, जो भी जगह हो रही है, इज ऑल ट्रू. एवरीथिंग अबाउट नेताजी उसमें जो है, जो कि और नेताजी के कई काम आए, वो उसके सामने नहीं टिक सकते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वेल रिसर्च्ड फिल्म है. इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ म्यूजियम. तो सर जैसे आप पान सिंह तोमर भी बना रहे हैं, या जो फिल्में आप रियलिटी से जो बहुत कर रही हैं, बोरो क्या वही रिसर्च ही है, पान सिंह तोमर 80% या 100%. आप क्रिएटिवली कहाँ पर जैसे आप कभी सोचते हैं कि यार ड्रामा के लिए यहाँ पर लिबर्टी लेनी चाहिए, वो आप करते हैं कभी? हाँ बिल्कुल. तो कोई ऐसी चीज बहुत सब्सटेंशियली ऐसी हो कि फिल्म बदल जाती है, जिससे इस लेवल का कुछ? देखो, फिल्म में या किसी भी कहानी में 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं. उनको आपको बहुत ही कायदे से एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना होता है. और जितने अच्छी ढंग से इमोशनली, आप जितने तगड़े ढंग से आप ऑडियंस को कम्युनिकेट कर दो, वो 2-3 पॉइंट्स होते हैं. पान सिंह में जैसे था, पान सिंह में उसको फौज ज्वाइन करनी थी और वो स्पोर्टिंग ज्वाइन करना था, बिकॉज उसकी डाइट, वो खाना खाता था. कहता है तुम स्पोर्ट्स में जाओगे, वहां तुम्हारा राशन ज्यादा है, वहां खा पाओगे. कहते हैं ठीक है. उसको कोई स्पोर्ट्स से मतलब थोड़ी था, खाने से मतलब था.
तो उसको जाना ही था। अब मैंने कहा इसको कैसे कन्विंस करेगा ये अपने, तो उसको वो बोलता है कि अब मेरे घर तक आइसक्रीम पहुंचा गया, पिघलनी नहीं चाहिए। अब वो भागता है आइसक्रीम लेकर, नहीं पिघलती है। ये मोमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये पान सिंह की लाइफ में हुआ नहीं था, ये फिक्शन है। एक बीच में सर एक और फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म ही थी, बारिश और चाउमीन, वो उसकी क्या कहानी है, वो कैसा है? वो जी टेलीविजन का ये क्या, उनका एक इनिशिएटिव था कि 5 डायरेक्टर पाकिस्तान के, 5 हिंदुस्तान के, और शॉर्ट फिल्म बनाएंगे एंड फिर उसकी स्क्रीनिंग होगी, एक्सचेंज होगा। तो 5 डायरेक्टरों में से हिंदुस्तान में उन्होंने मुझको भी चूज किया। तो मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी कहीं, और तो मैंने ये बनाई है। मुझे बड़ी प्यारी लगती थी कि प्यार करने के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे प्यार करो, आई विल पे यू। अभी लेटेस्ट फिल्म आपकी जो अभी अभी हम सब ने देखी, यारा, तो यारा के बारे में हम 2015 में हमने सबसे पहले सुना था, और उसके बाद धीरे धीरे कई बार, मतलब ऑफ कोर्स इरफान सर नहीं रहे, पहले इरफान सर करने वाले थे वो फिल्म, राइट? मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो करने वाले थे और बहुत दिनों तक हम लोग ने किया। वो एक आया था, मीटिंग हुई थी, कुछ थोड़ी बात हुई थी, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि वर्क विद यंगर एक्टर्स बिकॉज इट्स इजियर फॉर टू मेक यंगर एक्टर्स लुक ओल्ड रादर देन ओल्डर एक्टर्स लुक यंग। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो हमने कहा यंग लॉट को हम ओल्ड दिखाएंगे, इसलिए फिर वो सारी कास्टिंग चीज थी। I think this is the only remake that you've made. मैं नहीं करना चाहता था, प्रोड्यूसर जो सुनील खेतर था उसने कहा ये पिक्चर देखो देखो देखो, तो मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। ऑलरेडी साइन था, मुझे पिक्चर तो करनी थी उनके साथ। तो मैंने देखी, जब मैंने पिक्चर देखी ले लियोन है जो फ्रेंच फिल्म है, तो वो फिल्म ऑलरेडी पिक्चर की रीमेक है। मुझे ऑफिशियली नहीं, क्रेडिट में नहीं था, मुझे पिक्चर देख के लगा। और वो जो फिल्म है वो मेरी मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है। और मुझे अगर कोई ये सवाल पूछे विच इज द बेस्ट फिल्म यू हैव सीन एंड अकॉर्डिंग टू विच इज द बेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड, इट विल से वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका इज द बेस्ट फिल्म एवर मेड। ये मेरा मानना है। तो ले लियोन ने वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका का रीमेक मुझको लगा यार, और सडनली वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका ऐसी पिक्चर है, इट्स लाइक अ शेक्सपियर प्ले। ये पूरा पूरा प्ले शेक्सपियर का बहुत कम लोग करते हैं, सीन काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। पूरा शेक्सपियर प्ले, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो एक बन गई पिक्चर। तो यहाँ पे मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो कंसाइज शेक्सपियर का कोई नाटक जिसने कर दिया, और वेरी इफेक्टिव ले लियो ने। मैंने कहा मैं करूंगा, इसलिए मैंने हाँ बोली। फिर मैंने उसको अडेप्ट किया इंडियन सेटिंग में। और क्योंकि जैसा आपने कहा, बहुत ही शेक्सपियरियन नेचर के भी अलावा वो बड़ी मिथोलॉजिकल स्टोरी लगती है यार, कि 2 लड़के छोटे थे, छोटे से दोस्ती हुई, आगे मतलब और आगे जाके धोखा हुआ, ड्रामा भर भर के उसमें। मुझे जो पर्सनली फिल्म देख के लगा, एडिटिंग क्या एक ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट था कि इसको छोटी करनी पड़ेगी फिल्म को? क्या है ना, इस पिक्चर को अगर तुम स्क्रीन पे देखते तो ऐसा नहीं लगता। ओटीटी प्लेटफॉर्म को बहुत फास्ट पेस चीजें नहीं बनानी चाहिए। एक अपने घर में आराम से लैपटॉप पे या जिस पे भी आप देख रहे हो, एक लेजर की फीलिंग आ जाती है। इसके बाद आपको उठ के अपनी गाड़ी पार्किंग से गाड़ी नहीं निकालनी है, कहीं नहीं, कुछ नहीं करना। अगर आपको पिक्चर थोड़ी ठीक लगी, यू डोंट एक्चुअली डोंट वांट द फिल्म टू एंड यार। तो अच्छा शो देखते हैं आप, अच्छा शो देखते हैं किसी नेटफ्लिक्स पे या जहां पर भी, लास्ट एपिसोड आपको खत्म हो गया, बहुत बुरा लगता है, नहीं लगता? तभी आप बिंज वॉच नहीं करते। और सडनली उसका सेकंड सीजन मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, अरे अभी बाकी है। तो ये एक माइंडसेट हो गया। दैट फिल्म वाज नॉट मेंट फॉर ओटीटी। यारा इज द मोस्ट, मतलब एज एन आर्टिस्ट इट इज द मोस्ट विजुअली सैटिस्फाइंग फिल्म आई एवर मेड, एंड इट वाज मेंट टू बी सीन इन अ थिएटर। इट्स अ वेरी लार्ज कैनवस, कितना बड़ा है, कहाँ शूटिंग की है इस पिक्चर की हमने। जैसलमेर, नेपाल, भोपाल, दिल्ली, पूना, लोनावाला, रोमानिया, कहाँ हमने शूटिंग की उस पिक्चर की। इट्स एन एपिक फिल्म। मुझे ये चीज आपसे पूछनी थी कि इन स्क्रीन प्ले की क्वेश्चन है कि मितवा आगे जाके उसको बिट्रे करेगा। इसका सिर्फ एक जगह जिक्र हमने स्क्रीन प्ले में देखा, जहां वो उसको बोलता है कि कुछ मामलों में तेरा भरोसा नहीं किया जा सकता, जो गाड़ी पर वो सारे उसके बर्थडे के लिए जा रहे हैं। हमें थ्रू आउट द फिल्म कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मितवा धोखा दे सकता, और एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग सा लगा, बट ऐसा कहीं लगा यार
ये उस तरह का आदमी था, इसका हिंट भी नहीं दिखा हमने। दिखाते तो पता चल जाता कि ये कुछ करेगा। जब तुम वाला सीन जिसमें विद्युत कहता थे कुछ बातों में तेरे पे भरोसा नहीं किया जाता था, उस वक्त तो तुमको कुछ नहीं लग रहा था ना, बिकॉज तब तक बिट्रेयल हुआ नहीं था। इसका मतलब तुमने पिक्चर देखने के बाद पिक्चर तुम्हारे दिमाग में रिमाइंड हुई है, विच मींस इट वर्क फॉर यू और यू बस यही अचीवमेंट है और क्या। आपको अपनी सब फिल्मों में अगर ऐसा पिक करना हो कि ये फिल्म मेरी फेवरेट है, मेरी खुद की सबसे फेवरेट फिल्म है, हासिल तो खैर आपकी फिल्म जो आप उसको बहुत सारा क्रेडिट देते ही हैं, तो कौन सी एक फिल्म होगी जो आप कहते हैं यार यहाँ मतलब ये मेरी बेस्ट फिल्म है? हासिल, मैं बताता हूँ क्यों। उसका इसलिए नहीं कि वो बेस्ट फिल्म है, उसका असर जो था ना, जैसे मैंने कहा हासिल बनाई, चरस उतनी चली नहीं और उस तरह की आवाज भी नहीं की जिस तरह की हासिल ने की थी। बट उसके बाद 7 साल तक मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई, मैंने बनाई वो रिलीज नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। 7 साल तक अगर मैंने हाउसफुल बनाई हुई थी एज माई फर्स्ट फिल्म, इंडस्ट्री भूल चुकी हुई थी मुझे, क्योंकि मैंने हासिल बनाई थी। कोई मुझको नहीं भूला, काम मुझे मिलता रहा, किस्मत खराब थी, चालू होती थी बंद हो जाती, बट आई वॉज गेटिंग वर्क। बट इवेंचुअली जो हुआ वो 7 साल का बहुत बड़ा वक्फा होता है। तो मैंने एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सक्सेसफुल एज ए फर्स्ट फिल्म बनाई होती, कमर्शियल जो टिपिकल होती है, तो मुझे मौका नहीं मिलता फिर 7 साल ना बनाने के बाद, तो बिकॉज ऑफ हासिल। तो परफॉर्मेंसेस में जैसे इरफान सर को जिस तरीके से आपने दिखाया, कोई और नहीं दिखा पाता था कि एक ऐसा इंसान जिसकी फिजिकलिटी को देख के यू वोंट बिलीव दैट ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इवन इन हासिल द कैरेक्टर ऑफ रणविजय सिंह गोज फ्रॉम वन एंगल टू लाइक कंप्लीटली ही बिकम्स द एंटागनिस्ट बाय द एंड। और वो जो सीन है जिसमें वो चिल्ला रहे हैं मार साला सीने पे गोली, वो सीन के बारे में सर कुछ बताइए। वो बहुत, वो देख के अजीब लगता है, वो कुछ और ही था वो। इरफान के साथ में बहुत ज्यादा वही 1-2 सीन होते हैं जिसपे हम लोग वर्क करते हैं पिक्चर में, जो कि टर्निंग पॉइंट्स हैं, नहीं तो मैं उसके साथ कोई वर्कआउट नहीं करता। बातें करते हैं हम लोग बहुत अलग और दूसरी। और इरफान एक ऐसा एक्टर था जो पूरी पिक्चर समझता था, वो उसको सिर्फ अपना पार्ट से मतलब नहीं रखता, इसीलिए वो बहुत अच्छा कलाकार है। तो फिल्म के बारे में बात ज्यादा करते थे बजाय सिर्फ उसके कैरेक्टर के। जैसे हासिल में उसके सिर्फ वर्कआउट किया था सीन, वो जब वो और जिमी पहली बार मिलते हैं, वो स्टेज पे वो जिमी पानी पीने जाता है, वो उसको लड़के इरफान दौड़ा रहे होते हैं, तो निकल के आता है बाहर, और वो जो बोलता है आई लाइक आर्टिस्ट वाला जो था, वो वाला सीन मैंने इरफान ने वर्कआउट उस पर काम किया था। पान सिंह तोमर में जिसमें वो अपना बदला लेता कि बता तुम हमारे माँ बंदूक से बटते मारो, वो जो जहांगीर को कॉन्फ्रंटेशन वाला सीन है, उस पे हमने काम किया था। बाकी और किसी सीन पे काम नहीं किया था, ओवरऑल फिल्म पे काम किया था। और वो सीन सर साहिबी और गैंगस्टर रिटर्न्स में जो बोलते हैं कि आप चाहते हो ना जंग होगी घमासान होगी, वो ये सब डायलॉग जब आप लिख रहे होते हैं कि आपके दिमाग में आता है कि यार ये इसके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा, या ऐसा कुछ आप रखते दिमाग में कि अच्छा ये एक्टर, इस एक्टर से बुलवाऊंगा ये, या फिर आप बस ये कि हाँ ये ऐसा है और ये अगर कास्टिंग नहीं हुई होती है और स्क्रिप्ट लिखी है पहले, तो मैं कैरेक्टर के लिए लिखता हूँ। फिर एक परेशानी सर जो बहुत हर राइटर ऑलमोस्ट हम सब फेस करते हैं कि जब आप डायलॉग लिख रहे हैं तो कैरेक्टर्स एक जैसे साउंड करने लगते हैं एक पॉइंट के बाद। बहुत ज्यादा होता है, आपके साथ भी होता है? उसको मैं कॉन्शियस रहता हूँ बात को लेकर, बट कई स्पेशली ये सब होता है जब आप बहुत ज्यादा डायलॉग बाजी वाली डायलॉग लिखते हैं ना, तो उसमें क्या है कि चपरासी भी विटी दिखता है, वो सब हाजिर जवाब होते हैं, सबको कुछ ना कुछ आता है, फटाफट बोलते हैं, बहुत खराब लगता है। आपकी टीम के बारे में बात करी है तो आपने अक्रॉस लाइक आपने बहुत अलग अलग तरह के डीओपीज के साथ काम किया है। आपने राफी महमूद सर के शुरुआत करी और फिर अभी ऋषि पंजाबी सर ने आपके यारा शूट की, लेकिन राकेश रंजन सर थ्रू आउट रहे हैं। आपका साउंड डिजाइन को लेकर एक पर्टिकुलरिटी, आपकी जो साउंड डिजाइन पे आपका क्या अप्रोच रहता है? राकेश जी बहुत सीनियर टेक्नीशियन है, वो आज भी काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब सूर्यवंशम भी उन्हीं की है। तो वो एक हार्डकोर कमर्शियल घायल भी उन्होंने की थी, तो हर तरह की फिल्में की उन्होंने, जानू बरवा की फिल्में भी कर देते हैं। फिर वो पढ़ाते भी हैं, विस्लिंग वुड को में तो बाद में आया, उसके पहले वो इंस्टीट्यूट में भी जाके पढ़ाते थे, विजिटिंग फैकल्टी टाइप में। तो जो आदमी पढ़ा रहा है ना, टेक्नोलॉजी आजकल डिजिटल हो गई है, हालांकि हमने तो बहुत पहले इसका, टेक्नोलॉजी बहुत बदलती रहती है, और जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो तो अपडेट अपने आप को रखेगा ही ना टेक्नोलॉजी के साथ।
अभी पुरानी आप सिस्टम में पता, वो नया सिस्टम आ गया सर, मिक्सिंग बदल गई है, तो बहुत अपडेटेड है और बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है। तुमको तुमको अगर पढ़ाया हुआ तुम खुद ही जाए तो उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही, यू फील वेरी सिक्योर विद देम, ऐसा लगता है कि वो आपको पनाह, उनकी पनाह में आ जाओ। तो आप एज ए डायरेक्टर जब साउंड तक आते आते हैं ना, आपने बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी होती है। फिर आप चाहते हो आपका एक सपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन फिर एक नया काम चालू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मुझको उनका फील वेरी सिक्योर विद हिम। मैं क्या, रोहित शेट्टी ने कोई पिक्चर नहीं की उनके तक अलावा, सारे पिक्चर रोहित शेट्टी के वो करते हैं जी। तो मैं कहा हूँ और रोहित शेट्टी कहा है, तुम लगा लो। करिकुलम में हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं अपने किसी काम से, तो आप ही की फिल्में दिखाते हैं, वहीं पे हमने रागदेश की भी थोड़ी सी देखी थी। और एक और रीजन है, और एक रीजन है, हालांकि वो इतना बड़ा रीजन, वो मेरे जीजा जी भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नहीं पता था, और ये मुझे नहीं लगता किसी इंटरव्यू में है अभी। मेरी चलो कजन सिस्टर जो है वो इज मैरिड टू आभा धूलिया, वो भी इंस्टीट्यूट में थी, कुछ फिल्में भी की उन्होंने, एक्टिंग की पहले, और व्हेन शी गॉट मैरिड टू राकेश जी शी स्टॉप्ड एक्टिंग। हमारे पूरे रिश्तेदारों में भी ना राकेश जी को सब बहुत पसंद करते हैं, तो मेरा सिर्फ फिल्म वाला नहीं है, मदर को भी राकेश जी बड़े पसंद आते हैं। कुछ होते हैं ना रिश्तेदार वाले, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत सब अच्छा है।